गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम पढ़ा, उस प्रथम नियम के अनुसार आपने देखा होगा कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड तो कैथोड चाहे एनोड की बात कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित विलीन या एकत्रित पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। आपने पढ़ा होगा W प्रोपोर्शनल टू Q, W प्रोपोर्शनल टू Q। जब भी आपने समानुपाती हटाया होगा, आपने एक रासायनिक वैद्युत रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक आपने Z लगाया होगा। Z क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक पढ़ा होगा। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और Q क्या है तो आपने बताया होगा विद्युत धारा की मात्रा या विद्युत धारा और समय का गुणनफल विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो Q बराबर क्या होता है? IT। आपने W बराबर पढ़ा होगा ZIT, ZIT पढ़ा होगा। आप इस पर भी सवाल लगाएंगे। आपको यही बताया गया होगा Z क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर आपको पढ़ाया गया होगा तुल्यांक की भार बटाने 96,500 कूलम पढ़ा होगा। इससे एक फार्मूला आपको आ गया होगा W बराबर E/96,500 गुणे I इंटू T। इससे ही आप सवाल की गणना करेंगे। एक सवाल हम इसी पर लेंगे और बात करेंगे। आपको 96,500 क्या है तो इसे 1 फैराडे बोला जाता है। 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम प्रति मोल। 1 फैराडे का मतलब ये फैराडे। इसकी परिभाषा भी हमने आपको बताई होगी। फैराडे की परिभाषा क्या बतलाई होगी ये आप याद किए हों, नहीं किए हैं तो एक बार फिर से सुन लें कि फैराडे 1 फैराडे किसे कहते हैं। 1 फैराडे की बात कर रहा हूँ तो 1 फैराडे का मतलब होता है कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ से जो पदार्थ प्राप्त होगा, निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है जो उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, उसे ही बोला जाता है 1 फैराडे। और उसमें कितना लगता है कूलम ऊर्जा तो ये जान लीजिए 96,500। किसी किताबों में ये 96,450 कूलम में दिया गया है। परेशान नहीं होंगे, जितना दिया रहेगा उसी पर लगाने का प्रयास करेंगे। इसे एक सवाल है, उस सवाल को हम लिखते हैं और फिर उसी को हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल पहला जो इस फार्मूले बेस पे है, एकदम पहले वैद्युत अपघटन नियम फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम है इसी पर लगाया जाएगा। वो कैसे है सुनिए। कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन है ये, कॉपर सल्फेट विलयन में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 1 घंटे तक कॉपर सल्फेट के जली विलयन कर लेंगे। कॉपर सल्फेट के जली विलयन में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 1 घंटे तक प्रवाहित किया गया कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये सवाल है, दिया रहेगा कॉपर का परमाणु भार 13.5 होता है। ये आपको दिया, आपको सर दिया कैसे आएगा, कैसे सवाल लगेगा तो आप एकदम परेशान न हो। आप मानते हो किसी एक विद्युत अपघट्य के विलयन यदि आपकी बात करेगा
तो केवल एक वैद्युत अपघट्य के विलयन पर कौन सा नियम लागू होगा? तो फैराडे का प्रथम नियम लागू होगा। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? तो आपको पढ़ाया होगा, W बराबर ZIT। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि आपको बता चुके हैं, या W बराबर E अपॉन 96,500 I इंटू T। आपको क्या कह दिया गया है ये भी जान लें। I का मान दिया गया है 0.2 एम्पियर दिया गया है। T का मान दिया गया है 1 घंटा। 1 घंटे को सेकेंड में बदल लीजिए, 1 गुणे 60 गुणे 60 बराबर कितना होगा? 3600 सेकेंड। आपने लगा लिया। E का मान नहीं पता है आपको, तो तुल्यांकी भार E बराबर होता क्या है? तुल्यांकी भार E बराबर होता है पदार्थ का, या इसमें आप पदार्थ क्या है? कॉपर है। कॉपर का परमाणु भार बटा में संयोजकता। तो यहाँ पर कॉपर की संयोजकता कितनी है? तो कॉपर सल्फेट में ध्यान से देखें, कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ मूलक के रूप में है। कॉपर सल्फेट में Cu+2 की संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता बराबर 2। तो कॉपर का परमाणु भार कितना दिया है? 33.5 बटा में 2 कर देंगे 31.75। आसाई आप इसी पॉइंट को यहाँ ले आइए और तब करिए, हल कर लीजिए, तुरंत आंसर हो पाएगा। 31.75 बटा में 96,500। आई का मान कितना आया है? तो आपने 0.2 एम्पियर पढ़ा होगा। टी का मान कितना दिया है? 3600। 2 0 से 2 0 काटेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा। हमारे पास हल है इसका 0.2969 ग्राम। मिला लीजिएगा, आंसर में थोड़ी मोड़ी त्रुटि हो सकती है, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, मे बी या मे नॉट बी। कंडीशन है, हल हम आपको दे रहे हैं, आप इसको भी कंफर्म करने का प्रयास करिएगा कि ये सही है या नहीं। हल कर लें जल्दी से। फिर इसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या? हम नेक्स्ट होगा फैराडे का वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। इसको 2369 कर लीजिएगा, 2369 का। फैराडे का वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम कहता है कि विद्युत की समान मात्रा मतलब जितनी भी विद्युत आवेश की मात्रा है वो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए बात आ रही है। एक वैद्युत अपघट्य के विलयन की बात की तो फैराडे का प्रथम नियम था, याद करें। फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का जो दूसरा नियम था वो विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए था, और सारे के सारे वैद्युत अपघट्य के विलयन एक दूसरे से क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। कंडीशन की बात कर रहा हूँ, एक पात्र ये हुआ, दूसरा पात्र ये हुआ और तीसरा पात्र ये हुआ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें भी हमने आप एनोड और कैथोड डाला हुआ है, इसमें भी आपने एनोड कैथोड डाला हुआ है, इसमें भी आपने एनोड कैथोड डाला हुआ है। यदि पार्टिकुलर एक की बात होती है, इसकी बात हो रही है, तो हम केवल किसकी बात करेंगे? फैराडे के प्रथम नियम की बात करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब क्या होगा? कंडीशन ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये दो परस्पर क्या हुए हैं? जुड़े हुए। तो श्रेणी क्रम में परस्पर जुड़े हुए, बात सुनने फिर से, विद्युत की समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए वैद्युत अपघट्य के विलयनों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित, फिर से बात कर रहे हैं एनोड कैथोड की बात करें, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या एकत्रित या विलीन विभिन्न पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि हमने दो वैद्युत अपघट्य का विलयन, तीन वैद्युत अपघट्य का विलयन लिया है, सपोज दैट जो भी आपने लिया हो, सपोज दैट हम मान लें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया है, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, H2SO4 का विलयन लिया है, तीन वैद्युत अपघट्य के
चेन हमने लिए हैं और इनको अलग अलग पात्रों में रखकर इसमें हम समान विद्युत धारा की मात्रा को प्रवाहित कराते हैं, तो एनोड कैथोड पर कुछ न कुछ पदार्थ निक्षेपित या मुक्त होगा। तो हम जानते हैं, हमेशा याद रखें कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा। तो कैथोड पर वही उन पदार्थों का अपचयन होगा जिनका मानक अपचयन विभव का मान क्या होगा, उच्च होता है। तो बात किया है हमने पिछली कक्षाओं में, मानक अपचयन विभव जिसका अधिक होता है वो अपचयित होता है, जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम होता है वह ऑक्सीकृत होता है। ये बातें हमने आपको बताया। सपोज दैट हमें दो पदार्थ मिले, मुक्त हाइड्रोजन गैस मिली होगी और दूसरा सिल्वर निक्षेपित हुआ होगा। तो सिल्वर निक्षेपित हुआ होगा और दूसरा क्या हुआ होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई होगी। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार ले लेंगे, तुल्यांकी भार ले लेंगे और यहाँ पे सिल्वर का क्या ले लेंगे, तुल्यांकी भार ले लेंगे। और यही इसकी पुष्टि कर देता है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का दूसरे नियम की पुष्टि करता है। इसको या करके आप परीक्षा के दिनों में भूल गए तो जान लीजिए W1 अपान W2 मतलब ये है मुक्त पदार्थ की मात्रा, ये क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा बराबर पहले जो आपका पदार्थ है उसका तुल्यांकी भार बटा में दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार। यही कहलाता है फैराडे का वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। आपसे कोई पढ़ा लिखा है कह देगा बताओ, पहले वाले में तो आपने W और Z में संबंध बतलाया था, यहाँ पर भी W और Z में संबंध बतलाने के लिए आ गया, तो क्या करेंगे, कह रहे हैं परेशान हो जाएंगे। हम कह रहे परेशान एकदम नहीं होंगे। यदि हम एग्जाम्पल में लेके समझाया, अब इसको हम क्या चाह रहे हैं कि W और Z में क्या संबंध है, तो आपको पढ़ाया गया होगा फैराडे का प्रथम नियम के पहले वैद्युत अपघटन के विलेन की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, विद्युत आवेश की मात्रा क्या है, समान है तो IT का मान समान होगा। तो Z1 और IT ये मान समान रहेगा। समान होने की वजह से एक जैसा लिखता है पहले के लिए, पहले वैद्युत अपघट्य के लिए, पहले वैद्युत अपघट्य के विलयन के लिए। फिर दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे वैद्युत अपघट्य के विलयन के लिए, दूसरे वैद्युत अपघट्य के विलयन के लिए भी आप जान लें तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर Z2 और इंटू I/T। फिर से बात कर रहे हैं, IT क्या है, समान है, यहाँ पर भी हम समान ही रखेंगे क्योंकि ये समान विद्युत आवेश की मात्रा है। हम पहले और दूसरे की तुलना कर दें, W समीकरण 1/2 कर दें तो क्या हो जाएगा, Z1/Z2 क्योंकि IT से IT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही भी आपका वैद्युत अपघटन का नियम होगा तब जब हमारे वैद्युत अपघट्य की संख्या 2 होगी और उनमें वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 और Z2 होगा। तो भी हम आपको मतलब ये भी इसकी पुष्टि करेगा, तो फैराडे के द्वितीय वैद्युत अपघटन के दूसरे नियम की पुष्टि करेगा। इससे आधारित सवाल आने की संभावना कम होती है, लेकिन फैराडे का जो प्रथम वैद्युत अपघटन का नियम है उससे सवाल आती हैं। उस पर एक सवाल आपका होमवर्क होगा, नोट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, फिर इसकी बात करते हैं। आपको इतना ही जानना है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि फैराडे का द्वितीय नियम आया तो केवल इतना ही लिखेंगे, समान वैद्युत अपघट्य समान विद्युत आवेश की मात्रा को या समान विद्युत की मात्रा को श्रेणी क्रम में जुड़े वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित जो विभिन्न पदार्थों की मात्राएं होती हैं वह उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। इतना याद रखेंगे। सवाल आपका होमवर्क HW कॉपर सल्फेट विलयन या कॉपर सल्फेट के जली विलयन में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 30 मिनट तक प्रवाहित किया गया। कैथोड पर
निक्षेपित या एकत्रित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। एकदम ठीक सवाल उसी तरह है, आप हल कर पाएंगे। आई होप। फिर से सुन लें, कॉपर सल्फेट के जली विलयन में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 30 मिनट तक प्रवाहित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करनी है। कॉपर का परमाणु भार आपको 13.5 दिया रहेगा। एक फैराडे का मान होता है कितना, 96,500 कूलम प्रति मोल होता है। वो आप याद रखेंगे और उसी के आधार पर सवाल की गणना करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट डे हम वैद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे। एक दिन में होगा नहीं, इसीलिए हम नेक्स्ट डे बात करेंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल में वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर की भी बात करेंगे। फिर आपको वैद्युत अपघटनी सेल तो आपको पढ़ा दिया, गैल्वेनिक सेल में पढ़ाएंगे। गैल्वेनिक सेल में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको शुष्क सेल, शुष्क बैटरी पढ़ाई जाएगी। उसमें निकिल कैडमियम सेल की बात की जाएगी, आपके इन्वर्टर बैटरी की बात की जाएगी और मरकरी सेल की भी बात की जाएगी। साथ ही साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ईंधन सेल की भी बात करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डे इस पर डिस्कस करेंगे। गैल्वेनिक सेल से ही रिलेटेड सारे टॉपिक्स होंगे और उनका आंसर जब आप ईएमएफ सेल का ईएमएफ ज्ञात करने लेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल्स और मिलेंगे। इस चैप्टर के बाद आपको न्यूमेरिकल बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल है, इसके बाद न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।